हाँ तो भाई, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। तो चलिए, हम लोग केमिस्ट्री में पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे ऑस्मोसिस का। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। पिछला छठा लेक्चर था आपका सॉल्यूशन का, ये सातवां है। इसके बाद बस एगो और आएगा, सॉल्यूशन खत्म। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जंप करेंगे। तो चलिए, दो ही लेक्चर बस बाकी है, एक ये वाला और एक और आएगा इसके बाद। बस सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, है ना। ज्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ज्यादा इसलिए ज्यादा टाइम का वीडियो ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 7। और पिछले क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग एक प्रोसेस पढ़े थे। क्या प्रोसेस था बताइए आप ही लोग? ऑस्मोसिस। क्या था प्रोसेस? ऑस्मोसिस। तो पिछले क्लास में हम लोग एक प्रोसेस पढ़े थे जिसका नाम क्या था? ऑस्मोसिस। तो यहीं से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि सर ऑस्मोसिस क्या था। तो हम लोग बात किए थे कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता है कहां से कहां? अपने ज्यादा से कम की ओर। किसके थ्रू? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम लोग बोल दिए थे कि ये क्या है? ऑस्मोसिस। तो चलिए वैसा वाला डायग्राम एक बार और बनाते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बना देते हैं ना, कोई मसला नहीं है भाई। डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाए थे एसपीएम। इसको हम लोग बोले थे कि सर ये क्या है? एसपीएम है। पेनवा को चेंज कर ले क्या? दूसर का कलर बना दे इसको। हाँ, इसको हम लोग बोले थे एसपीएम। यहाँ पे था सॉल्यूशन दोनों साइड। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिए थे, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा भी, तो 5% वेट बाई वेट शुगर सॉल्यूशन। क्या था? 5% वेट बाई वेट शुगर सॉल्यूशन। और इस साइड हम लोग क्या लिए थे? तो ध्यान से देखिएगा, इस साइड हम लोग लिए थे 10% वेट बाई वेट शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन। फिर हम लोग बात किए थे कि यहाँ सॉल्यूट कितना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सॉल्यूट कितना था? सॉल्यूट 5 ग्राम। 5 ग्राम। और यहाँ पे सॉल्यूट कितना था? सॉल्यूट 10% है, तो ये कितना है? 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो बताइए सॉल्वेंट कितना होगा? तो हम लोग बात किए थे कि सर यहाँ सॉल्वेंट हो जाएगा 95 ग्राम। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा 90 ग्राम। कितना होगा? 90 ग्राम। तभी हम लोग बात किए थे कि सॉल्वेंट जो है सर इधर से मूव करके जाएगा इस साइड, है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हुए इस साइड आएगा। ठीक है, इस साइड आएगा। तो ये था ऑस्मोसिस। ये क्या था? ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये तो था ऑस्मोसिस। हमको जानना है, हम लोग बात कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे। ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको बताने की कोशिश करते हैं, आप लोग एक बार में समझ जाइएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग जो आज से स्टार्ट हो रहा है आपका, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी कौन सा है आपका? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान से देखिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं या पी से भी रिप्रेजेंट कर देंगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा कि एकदम गलत हो गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इतना याद रखिएगा आप लोग कि हाँ सर, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? तो कितना प्रेशर हम लोग लगाएं यहाँ पे इस साइड, ठीक है, ताकि ये जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल का अपने हायर कंसंट्रेशन से जो लोअर कंसंट्रेशन में आ रहा है, इसका मूवमेंट रुक जाए, है ना। द प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के फेनोमेना को रोकने के लिए यहाँ कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा इस साइड, तो वही प्रेशर को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान से देखिए क्या है डेफिनेशन इसका। द प्रेशर applied the pressure applied to stop the phenomenon of osmosis. Osmosis is called as osmotic प्रेशर। इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एज हटा देते हैं, डायरेक्ट रखते हैं कि इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोल देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन समझ में आ गया
कि कितना प्रेशर लगाएंगे, ये जो ऑस्मोसिस का घटना हो रहा है ये रुक जाएगा, तो इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोल देंगे इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है कि सर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, अगर हम लोग इसका लॉ देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। पाई किसके डायरेक्टली, C4 यहाँ पे क्या है, C4 है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन के। और पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो ये दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पाई एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के, एक बार टेम्परेचर के। तो बताइए, पाई को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पाई सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C इंटू टी का। ठीक है, अब ये साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है R, C और T हो गया फॉर्मूला। तो ये बन गया फॉर्मूला। इसी को सुझरा करके लिख लेंगे, सुझरा के लेकिन बढ़िया से लिख देंगे। पाई बराबर C को पहले लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है, CRT। तो यही फॉर्मूला हो गया हमारा, पाई बराबर CRT। जहां पे C क्या है, C बता ही दिए, C क्या है, कंसंट्रेशन है। C क्या है भाई साहब, तो C है आपका कंसंट्रेशन। ओके, पाई समझ गए कि ऑस्मोटिक प्रेशर है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट क्या होगा, पाई का अगर हम लोग यूनिट का बात करेंगे तो प्रेशर है, इसका यूनिट होगा एटीएम भी हो सकता है, एटीएम भी हो सकता है, बार भी हो सकता है इसका यूनिट। ठीक है, प्रेशर है, एटीएम भी होगा, बार भी होगा, ये यूनिट। अच्छा, इसमें सर आर क्या है, तो आर है आपका कांस्टेंट। आर क्या है, कांस्टेंट। और इसका वैल्यू जो है क्वेश्चन के अंदर पुट करना है, मैक्सिमम टाइम ये आएगा 0.0821 लीटर, 0.0821 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम पर मोल, पर मोल पर केल्विन। ठीक है, या आर का एक और वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये भी वैल्यू पॉसिबल है, ये एनर्जी के लिए है, एनर्जी के समय में है। और मोस्टली जो है हम लोग ये वाला का यूज करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो। ठीक है, टी क्या है सर, तो टी आपको पता ही है कि टी क्या है, तो टी है सर टेम्परेचर। टी क्या है सर जी, तो टी है टेम्परेचर। और टेम्परेचर को दोस्त याद रखना है केल्विन में है, केल्विन में। अगर क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर का वैल्यू आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको हम लोग केल्विन में चेंज कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है, केल्विन में चेंज करना जरूरी है, जरूरी ही नहीं बहुत जरूरी है, केल्विन में चेंज करिएगा। तो क्या ये समझ में आ गया, पहला जान गया कि सर ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के भी। तो एक साथ लिख दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के भी। ये साइन हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा आर, और पाई बराबर फॉर्मूला आ गया CRT, जिसमें आर क्या है, कांस्टेंट है, और आर का वैल्यू क्या होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और आर का एक और वैल्यू कितना होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। कोई दिक्कत है, बताइए, कोई और दिक्कत है, नहीं। अब और बात जानते हैं हम लोग कुछ। अब कभी कभी क्या है कि 0.0821 को सॉल्व करने में दिक्कत होगा तो इसके बदले आप 1/12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या 8.314 को सॉल्व करने में दिक्कत होगा तो इसके बदले 25/3 भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इतना भी रख सकते हैं हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो चलिए इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दे देते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग बात करते हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर तो आप समझ गए ना। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन करा देते हैं बढ़िया सा। जैसे एक पहला क्वेश्चन देखिए, और 0.2 मोलर ले लेते हैं ना। फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर ऑफ, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर aqueous solution of, aqueous solution of urea, urea at 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग, देखते हैं कि बन पाता है कि नहीं। बनाइए, बनेगा, एकदम इजी है भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर
इतना कंसंट्रेशन दिया है 0.2 मोलर, मतलब सर कंसंट्रेशन का वैल्यू हमको दे दिया है, कितना दिया भाई साहब 0.2 मोलर, कितना दिया है 0.2 मोलर। ओके, टेम्परेचर का वैल्यू दिया है क्या? हाँ सर टेम्परेचर का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी हम लोग बात किए हैं कि सर टेम्परेचर का वैल्यू तो डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है, केल्विन में रखना है। तो अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है टेम्परेचर, तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग उसमें 273.15 जोड़ देते हैं, लेकिन 0.15 को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, चलिए ओरिजिनल क्या है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273.15 ऐड करना है, लेकिन सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करने में आसानी हो इसलिए 1.15 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। ठीक है, अब बताइए 27 डिग्री को केल्विन में बदलेंगे तो कितना होगा 27 में जो है ऐड कर देंगे हम लोग 273, तो ये कितना केल्विन हो जाएगा, तो सर ये हो गया 300 केल्विन। कितना केल्विन हो गया 300 केल्विन। ओके, आर का वैल्यू बचपने से आपको पता है और अभी बता दिया है 0.0821 पुट करेंगे। अब बताइए पाई बराबर फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या होता है अभी बताएं कि सर पाई बराबर फॉर्मूला होता है CRT, तो वैल्यू पुट करिए, सी का वैल्यू 0.2 इंटू आर का वैल्यू 0.0821, ठीक है, इंटू का कितना है टेम्परेचर 300, इंटू का टेम्परेचर कितना है 300। अब बताइए यहां से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ कितना जीरो आएगा 4 गो 2 4, यहां से डेसिमल हटाएंगे यहाँ कितना जीरो आएगा, तो सर यहाँ एगो जीरो आएगा। अब बताइए 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो काट देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो गया 6 इंटू 821 और बट्टा में एक पर क्या गो जीरो 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो मल्टीप्लाई करिए, अब पूरा आंसर ही निकाल देते 6 दूना कितना होगा 12, 6 48 और 1 49, 4 डिवाइडेड बाई 1 पर 3 गो जीरो, 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए 4.9 या लगभग में अप्रॉक्स आंसर आएगा 5 ATM। अब बताइए एकदम इजी क्वेश्चन था, लगभग में कितना आंसर आएगा 4.9 या 5 ATM। चलिए ये हम लोग देख लिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या ऑस्मोटिक प्रेशर में ही कुछ और बात हम लोग करते हैं, क्वेश्चन और भी बताएंगे आपको या एक और क्वेश्चन दे, मजा नहीं आ रहा है क्या, मजा नहीं आ रहा है क्या, एक और क्वेश्चन, चलिए जनता के डिमांड पे एक और क्वेश्चन देते हैं, जनता के दूसरा का क्वेश्चन है ना 4 ग्राम ऑफ NaOH, नहीं 4 ग्राम aqueous solution of NaOH, 4 ग्राम aqueous solution of NaOH dissolve in 500 ml of solution at 300 Kelvin, find osmotic pressure of solution, find osmotic pressure। अब हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो भाई साहब एक बात बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो फॉर्मूला लिखिए क्या क्या चाहिए, तो सर हमको चाहिए कंसंट्रेशन, हमको चाहिए आर का वैल्यू और हमको चाहिए टी का वैल्यू, तो टेम्परेचर का वैल्यू तो दे ही दिया सर, ये पता है, आर का वैल्यू बचपन से पता है, कंसंट्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो निकालिए कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स वट्टा वॉल्यूम लीटर में, और वॉल्यूम अगर ml में है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000, ये हो गया कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, मतलब भाई कंसंट्रेशन मतलब जो मोलरिटी है वही कंसंट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे अब नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालेंगे सॉल्यूट का, सॉल्यूट कौन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं क्या होता है गिवन मास, तो इसका गिवन मास कितना है 4,
और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और एक इसका हाइड्रोजन का 1, कितना होता है 40। तो बताइए कितना मोल आ गया ये, तो सर ये आ गया 1/10 मोल, या सर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.1 मोल। कितना आ गया 0.1 मोल। ठीक है, ओके। वॉल्यूम पते हैं तो आप कंसंट्रेशन का वैल्यू निकालिए। तो सर कंसंट्रेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आप बताइए दिए 0.1 इंटू का 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 500 ml। तो इसको हटाएंगे तो एक और जीरो नीचे आएगा, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो काट देंगे तो कितना आ गया कंसंट्रेशन 1/5। कंसंट्रेशन कितना आ गया 1/5। कोई दिक्कत है? और 1/5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.2 मोलर। कंसंट्रेशन कितना आ गया 0.2 मोलर। हमको कंसंट्रेशन चाहिए था इसमें, तो लिखिए अब पाई बराबर कंसंट्रेशन कितना है 0.2 और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300, वही वाला फिर से आंसर हो जाएगा। ऐसा ही था क्या ये, ऐसा ही था क्या, ऐसा ही था 0.2 0.0821 300। बताइए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किए, ठीक है वही पे आ गया। दिमाग देखा भाई का तुम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बढ़िया से, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे देखिए ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। मान लिए कि इसका कंसंट्रेशन C1 है और टेम्परेचर है T1, इसका कंसंट्रेशन C2 है और टेम्परेचर है T2, ठीक है, ओके। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं पाई 2, ठीक है। तो एक वर्ड है जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कि सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते किसको हैं? तो देखिए भाई साहब, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग उसको बोलते हैं जिस दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जिस भी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब मान लिए हैं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है पाई 2 है, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो लिख देंगे कि ये दोनों क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, आइसो वर्ड का ही मतलब होता है सेम, आइसो वर्ड का ही मतलब क्या होता है? सेम। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि वैसा सॉल्यूशन जिस दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑस्मोटिक सॉरी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे देखिए एकदम, ये पाई 1 है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होगा? C1 R T1, और यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा? C2 R T2 होगा क्या? अच्छा, R में 1 2 नहीं लगा है क्योंकि R का वैल्यू तो दोनों जगह सेम है, R एक कांस्टेंट है ना भैया, यहाँ पे भी वैल्यू है 0.0821, यहाँ पे भी वैल्यू है 0.0821, तो दोनों जगह से हट जाएगा, हटा देंगे, इसको काट देंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा C1 T1 बराबर C2 T2। क्या ये हो जाएगा सर? हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। एक तो फार्मूला ये आ गया कि अगर हमको एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टेम्परेचर दे या दूसरे का कंसंट्रेशन या टेम्परेचर दे तो तीसरा फैक्टर हम लोग निकाल पाएंगे। अब हमको बोल दिया कि टेम्परेचर दोनों का बराबर है, T1 जो है T2 के बराबर है, तो मान लेते हैं, क्या दिक्कत है मानने में? हमको बोल रहा है कि इफ C1 इज इक्वल टू C2, कोई सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भैया कौन सी लिखा है, हमको बोल रहा है कि टेम्परेचर जो है दोनों का बराबर है, तो T1 बराबर क्या है? T2 के। तो टेम्परेचर यहाँ का भी मान के चलिए 10 केल्विन है, यहाँ भी 10 केल्विन, दोनों बराबर है, कट जाएगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? तो सर फार्मूला हो जाएगा C1 बराबर C2। फार्मूला क्या हो जाएगा सर? C1 बराबर C2। एक और बात हमको बोल दिया, या हम ही बना रहे हैं किस, हम बोल रहे हैं जैसे C1 का फार्मूला, कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 2, यही ना है कंसंट्रेशन का फार्मूला। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम लीटर में। तो यहाँ जो फार्मूला क्या आ गया? N1 बाय V1, सॉरी सॉरी, फार्मूला क्या आ गया? N1 बाय V1
और ये N2/V2। अब हमारा कहना ये है, हम ये कह रहे हैं कि अगर वॉल्यूम भी बराबर है, यहाँ भी 100 ml है, यहाँ भी 100 ml है, तो V1 किसके बराबर है, V2 के, तो दोनों बराबर है तो कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो सर N1 बराबर हो जाएगा N2। ठीक है, ओके। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था सर, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट, और N2 क्या है सर, गिवन वेट ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड। अब बताइए कहाँ से कहाँ हम लोग आ गए, तो क्या ये हम लोग जान गए, तो ये सभी फॉर्मूला, इस सब पे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हालांकि आपको सीधा सिंपल पुट करना है, जिसका जैसे दो बोल देगा कि दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो दोनों को बराबर करके देखना है कि क्या निकालना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π1 और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर है π2, और ऐसा हम मान रहे हैं यहाँ पे कि π1 का वैल्यू ज्यादा है और π2 का वैल्यू क्या है, कम है। मतलब दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर है π1 और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, π2। कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, तो ध्यान से देखिए। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोल देते हैं उसको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है दूसरे के कंपैरिजन में, तो दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोल देते हैं हम लोग, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये बात समझ में आ गया कि अगर दो सॉल्यूशन दिया है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, तो देखेंगे कि जिसका ज्यादा है उसको हम लोग बोल देंगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और जिसका कम है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो एक और एनपी में पॉइंट बता देते हैं, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, एक दो बार पूछा हुआ है एकदम बहुत पहले एग्जाम में क्वेश्चन, कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है। तो बहुत सारा मेथड है, पीपर मेथड है, फ्रेजर मेथड है। तो एक मेथड आपको याद रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी लिख दे, ओपी माने समझ लेना ऑस्मोटिक प्रेशर, मेरा नाम नहीं है भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर इज measured by, osmotic pressure is measured by Berkeley and Hartley method, Hartley method, Berkeley and Hartley method। एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजर मेथड, FRAGG, फ्रेजर मेथड। एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं पेफर मेथड। तो ये तीनों तरीका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का तरीका है। कोई दिक्कत वाला बात है तो बताइए। तो हम लोग पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देख लिए ऑस्मोटिक प्रेशर, और एकदम डिटेल में सब कुछ जान चुके हैं, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। हालांकि न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल हम लोग बात ही किए हैं कि एक अलग सा वीडियो बनाकर उसमें न्यूमेरिकल बताएंगे, पूरा जितना भी न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकता है, 100 150 जितना भी हो, तो वहां पे न्यूमेरिकल का चर्चा हम लोग कर लेंगे एक ही वीडियो, झमेला ही खत्म कर दें। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, मजा आएगा इसको भी समझने में आपको। तो चलिए, तो सर आप दूसरा बता रहे हैं, क्या है वो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीवी से। अच्छा बताइए, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ा हुआ। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ा हुआ। एक बताइए, पिछले क्लास में हम लोग डाउट्स लॉ में भी बात किए हैं कि जब सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपाउंड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम लोग इस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं कैसा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब जो वेपर नहीं बनाएगा। तो जब हम लोग इसी सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ऐड करने से होता क्या है, तो सर वेपर प्रेशर आप ही बोले हैं कि कम हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए,
एक चीज और हम लोग पढ़े हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है सर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर जो होता है सर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब सर वेपर प्रेशर अगर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर जी, तो बॉइलिंग पॉइंट सर जी बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यही है कि जब कभी भी हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्यूशन में तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जाता है। और यही जो बढ़ना होता है, इसी इंक्रीज जो होता है ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान से देखिएगा, इसको बढ़िया से डिफाइन करके लिख रहे हैं आपके लिए, तो बढ़िया से आप लोग भी लिखिएगा। ठीक है, पहले देख लीजिए बढ़िया से, फिर आप लोग लिख लीजिएगा। हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं व्हेन some amount of non-volatile solute when some amount of non-volatile solute is added to the solution, जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अरे भैया कौन चीज लिखा गया ये, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज कम होगा ड्यू टू, इसके वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जिसकी वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीजेज, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। एंड दिस बढ़ना इज कॉल्ड कौन सी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एंड दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट of solution is known as called elevation of boiling point। समझ में आया कि जब कभी भी हम लोग कुछ मात्रा में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्यूशन में तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का तो कम हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, इसी बढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अभी और आगे बता रहे हैं, थोड़ा और मजा आएगा आप लोग को। ये तो फील करा दिया आप लोग को कि सर ऐसा होता है सच में, और आगे देखिए आप। अब मान लेते हैं कि TS जो है, TS ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ TS क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। TS क्या है सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, T नॉट हम लोग मान लेते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट है। T नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डेल्टा टीबी, ये होता है सॉल्यूशन में से हम लोग प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटा देते हैं और तब देखते हैं कि कितना चेंज आकर के बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहां से एक और डिफिनेशन हम नहीं लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग नहीं लिख सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। अगर हमको बोला जाएगा कि यहाँ से एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी। तो लिख देते हैं द डिफरेंस बिटवीन boiling point of solution boiling point of TS क्या, boiling point of solution and boiling point of
प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या बोल देंगे, क्या कहेंगे इसको हम लोग? तो सर हम लोग बोल देंगे इसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोल देंगे सर इसको? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत है बताइए? इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, क्लियर है ये? अब तो समझ में आ गया कि सर सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से प्योर सॉल्वेंट का घटा देंगे, लेकिन ये कब? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तब। ओके, चलिए आगे और बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये स्लाइड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ध्यान से। हाँ, ये जो डेल्टा टीवी होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलैलिटी। अच्छा, मोलैलिटी क्या आप लोग पढ़े हैं? मोलैलिटी तो पढ़े हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी तो आप लोग पढ़े हैं, बढ़िया से पढ़े हैं, पढ़े वो किए हैं। कंसंट्रेशन टर्म जब बता रहे थे उसी समय हम लोग मोलैलिटी के बारे में चर्चा किए थे ना। थोड़ा सा पानी पी लेते भाई। हाँ, तो अब थोड़ा सा एनर्जी बढ़ गया ना H2O लेने के बाद। तो हम लोग बात किए थे मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी तो आपको पहले से पता। ओके सर, पता है। तो बताइए डेल्टा टीबी, ये साइन हटेगा, यहाँ पे कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं केबी। क्या है केबी अभी हम लोग बात करेंगे। और मोलैलिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर स्मॉल एम से। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या हो गया? तो सर डेल्टा टीबी का फॉर्मूला हो गया केबी इंटू का मोलैलिटी। और एक बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्वेश्चन में कभी कभी मोलैलिटी के लिए डाटा दिया हुआ रहता है, तो आपको याद रखना है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो है हम लोग मोलैलिटी और मोलैरिटी को लगभग सेम मानेंगे। तो डाटा के अंदर दिया रहेगा मोलैरिटी और पूछ देगा कि आप कैलकुलेट कीजिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना है, तो उस समय दिया रहेगा वॉल्यूम, हम मोलैरिटी निकाल के सॉल्व कर देंगे तो आप लोग एकदम से पगला आ जाइएगा। तो ये बात याद रखना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोलैरिटी और मोलैलिटी जो है दोनों इक्वल होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत है क्या? कोई मसला है? नहीं सर, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एक मसला फंसा दिए कि केबी क्या है, यही ना आप लोग सोच रहे हैं। चलिए बताते हैं। तो देखिए केबी एक कांस्टेंट है। केबी क्या है भाई लोग? कांस्टेंट है। केबी को हम लोग बोलते हैं सर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। केबी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। केबी को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब ये है कि सर इसका यूनिट कैसे हमको देखेंगे, इसका यूनिट का पता कैसे चलेगा? तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है केबी। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। अब ये है कि सर इसका यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? अगर हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ केबी कि सर केबी का यूनिट क्या है, तो बताइए डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या है? तो सर डेल्टा टीवी का फॉर्मूला है केबी इंटू का एम, है ना। तो केबी बराबर क्या हो जाएगा? एम नीचे आ जाएगा। तो सर केबी बराबर हो जाएगा डेल्टा टीवी और बट्टा में मतलब नीचा में एम मतलब क्या सर? मोलैलिटी। आप ही बताइए डेल्टा टीवी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या? केल्विन भी हो सकता है, तो केल्विन ले लिया है। डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, केल्विन। मोलैलिटी का यूनिट आप लोग को पता है सर, मोल पर केजी होता है। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। अब इसको ये तो पहले से ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो केबी का जो यूनिट आएगा आपको केल्विन, ये केजी ऊपर चला जाएगा तो केल्विन केजी और ये पर मोल हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है
केवी का यूनिट क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल। क्वेश्चन के अंदर आपको केवी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ये याद रखना है आपको कि क्वेश्चन के अंदर आपको केवी का वैल्यू दिया हुआ मिलेगा, तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है ना। क्वेश्चन के अंदर केवी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए सर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए, बोल दिए हैं हालांकि एक अलग से वीडियो आएगा न्यूमेरिकल का, वहां पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए, तो ये हम लोग 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देख लिए। तीसरा भी हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। तीसरा क्या है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हालांकि एक बार हम लोग इसको देखे हैं राउट्स लॉ में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RLVP। राउट्स लॉ में इसका चर्चा हम लोग किए थे, हालांकि इसका चर्चा यहाँ भी करना है तो हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये जो होता है इसका स्टेटमेंट क्या है, हम लोग जानते हैं पहले से, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, है ना, ये बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये किसके इक्वल होता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे हम लोग मान लेते हैं पहले से कि सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट ए और बी, और बी को हम मान रहे हैं कि सॉल्यूट है और ए क्या है, सॉल्वेंट है। ए क्या है, सॉल्वेंट है, ए क्या है, सॉल्वेंट है, ए क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है ए और बी, जिसमें बी जो है सॉल्यूट है और ए क्या है, सॉल्वेंट है। अच्छा, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है, तो लिखिए, तो ये सर बराबर है, ये सर बराबर है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग क्या लिखे हैं कि सर ये जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट काईबी के। अच्छा बताइए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि सर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है सर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक तो ये हो गया सर। लेकिन सर यहाँ पे कुछ बात हम और करना चाहते हैं। कौन सा बात आप करना चाहते हैं सर, बताइए, बताते हैं आपको कि कौन सा बात करना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां हम लोग बात करना चाहते हैं, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है सॉल्यूट के कंपैरिजन में। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, बात किए थे ना हम लोग कि डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे NB जो हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एकदम ज्यादा साफे ज्यादा कम होगा, किसके कंपैरिजन में, Na के कंपैरिजन में। तो इस दोनों के बदले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Na, ठीक है। तो सर ये क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0, ये तो बोल रहे हैं कि लगभग सर 0 के बराबर है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, NB बट्टा Na, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन NB पे ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है डायरेक्टली NB पे डिपेंड करता है। तो हमसे कोई बोलेगा कि सर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, तो यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से क्या पता चल रहा है, तो यहाँ से आप लोग कॉपी में लाइन होगा तो लिखिएगा, यहाँ नीचे स्पेस नहीं था तो यहाँ नहीं लिखा, यहाँ से एक पॉइंट लिखना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पे। हम लोग बात किए थे ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन
नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। हेंस या देयरफॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रूफ हो गया, पूछता है कभी कभी प्रूफ इसका। इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई मसला है बताइए, कोई दिक्कत? मसला मतलब दिक्कत होते रहे भाई। चलिए, ये समझ में आ गया। और भी डिस्कस कर लें क्या भाई? चलिए चौथा भी झमेला ही खत्म करते हैं। चलिए चौथा भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीएफ से। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहां मानते हैं कि टीएस जो है यह है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीएस क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट क्या है? टी नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां क्या है कि जब हम लोग सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है, और वेपर प्रेशर का कम होना ही, जैसे ही वेपर प्रेशर कम होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। वहां पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर अगर कम हो रहा है तो वहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। किसमें? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। लेकिन यहाँ जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है कम हो जाता है, और इसी कमी को वहां बढ़ने को बोले थे और यहाँ कम हो जाता है, तो इसी यहाँ पे जो कम हो जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा टीएफ का जो फॉर्मूला होगा, डेल्टा टीएफ ये बराबर होता है टी नॉट माइनस का टीएस, क्योंकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या बोल देंगे इसको? इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये डेल्टा टीएफ होता है, जैसे वहां पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का बात किए थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी का, और यहाँ ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी का। तो डेल्टा टीएफ जो है बराबर हो जाएगा के एफ इंटू का एम। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, इस साइन को हटाए तो इसका फॉर्मूला बना गया डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू का एम। एम पता है मोलैलिटी है, डेल्टा टीएफ पता है, एम क्या है? तो एम सर है मोलैलिटी। एम क्या है? तो एम है मोलैलिटी, ये जान गए हम लोग। अच्छा, एक बात और देखिए कि सर के एफ क्या है? तो के एफ है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, या इसका एक और नाम है, जैसे उसका नाम था इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका क्या नाम है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यूनिट दोनों का सेम होगा,
इसका भी यूनिट अगर हम लोग बात करेंगे, इसका भी यूनिट का बात करेंगे तो इसका भी यूनिट होगा केल्विन, केजी, पर मोल या केल्विन की जगह पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ठीक है, अब चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करिए। अब आपका बच गया मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग एक ही वीडियो में निपटा देंगे और एक वीडियो में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल, जिसमें आपको मजा आएगा। तो आप लोग क्या करिए, जितना हम लोग पूरे वीडियो में पढ़े हैं, पिछला आपको ये तो 7वां था, 6 वीडियो में जितना पढ़े हैं उसको बढ़िया से एकदम रिवाइज कर लीजिए, ताकि जब हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना तो आपको कोनो दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो बढ़िया से क्या करिए, बैठिए, एक दिन एक लेक्चर डिवाइड कर मतलब रिवाइज करिए या दो करके रिवाइज करिए, तो हो जाएगा भाई। 2 से 3 घंटा में आप लोग पूरा रिवाइज कर लीजिए, उतना भी ज्यादा हम लोग नहीं पढ़े अभी। ठीक है, और अभी जो है टाइम है, क्योंकि 4-5 चैप्टर अगर हो जाएगा तो आपको भी रिवीजन करने में प्रॉब्लम होने रहेगा। तो ये कोशिश ये करिए कि पढ़ रहे हैं तो रिवाइज भी करते जाइए। ठीक है, रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास में नए एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग चिल मारिए। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।